देखिए आज का टॉपिक है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश से क्या मतलब है? इसको कहते हैं हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक का मतलब है आप ऐसे परमाणुओं की बात कर रहे हो जो हाइड्रोजन के समान है और उसके लिए बोर के सिद्धांत को देना चाहते हैं। समान कैसे हैं? थोड़ा सा इस बात को समझिए। भाई हाइड्रोजन को आप लेते हो तो हाइड्रोजन का मतलब होता है 1H1। तो 1H1 में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? एक। ये होता है परमाणु क्रमांक Z। और Z जो होगा एक है तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी एक है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक है। तो जिन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन लाइक हो गए। जैसे He, जैसे वैसे तो पढ़ते हो ट्वाइस He4, तो इसमें कितने भाई इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन मान लीजिए इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो वो आ गया He+। तो He+ जो है एक तरह से ये हाइड्रोजन लाइक यानी हाइड्रोजन सदृश परमाणु हो गया। जैसे Li, तो Li क्या होता है? थ्राइस Li7। तो कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन? 3। मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे तो ये हो जाएगा Li++। तो Li++ को भी आप क्या कहोगे? ये भी आपका हाइड्रोजन लाइक परमाणु हो गया, हाइड्रोजन के समान एक परमाणु हो गया, उसके सदृश हो गया। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का सिद्धांत। और वास्तव में इसमें देना क्या है, आपको समझाना क्या है? इसमें एक तो हम हाइड्रोजन सदृश की भी बात करेंगे और हाइड्रोजन परमाणुओं की भी बात करेंगे। अंतर केवल ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, और हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए Z की वैल्यू जो भी दे रखी है वो वाली याद करेंगे। इस टॉपिक में हालांकि ये मैंने सिलेबस देखा था तो शायद उसमें सिलेबस में रेडियस वगैरह दिए नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो एक बार सिलेबस आप और चेक कर लेना। इस टॉपिक में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती हैं। एक तो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं की त्रिज्या, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा ऊर्जा। हालांकि निकालने को तो आवृत्ति भी निकाल सकते हो, आवर्तकाल भी निकाल सकते हो, तो 4-5 चीजों को आप समझ सकते हो। यानी आप एक समझ सकते हो त्रिज्या, दूसरा आप समझ सकते हो वेलोसिटी, वेग, तीसरा आप आवर्तकाल की बात कर लीजिए, आवर्तकाल, और चौथा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और 5वां ऊर्जा। और ऊर्जा को भी आप दोनों तरीके से, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, बात समझ आ गई कि नहीं? तो इतनी चीजें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एक त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक ये ऊर्जा। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं किससे? हम त्रिज्या की बात करते हैं। तो ये तो आपकी समझ में आ गया, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। अब हम बात कर रहे थे इसमें त्रिज्या के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं हम। आप ये मान करके चल रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें चक्कर लगा रहा है किसी ऑर्बिट में वृत्ताकार पथ पर, तो उस समय उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन परमाणु की या हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए? पूरा का पूरा चैप्टर केवल 3 बातों पर डिपेंड करता है जो बोर की परिकल्पना है। तो इसीलिए मैं अब बात करता हूं कि भाई बोर की जो परिकल्पनाएं हैं उनको आप एक साइड में तीनों को लिख लीजिए जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। तो पहली परिकल्पना क्या थी? पहली जो कंडीशन थी वो क्वांटाइजेशन वाली, mvr = mh/2π। दूसरी परिकल्पना क्या थी? जो अभिकेंद्र बल मिलता है mv²/r = k, q1 q2 था तो ze × e/r²। और तीसरी परिकल्पना थी hν = E2 - E1। तो ये 3 परिकल्पनाएं थी बोर की, और इन्हीं 3 परिकल्पनाओं से ही हमारी सारी चीजें सॉल्व होनी है। अब पहला डेरिवेशन हम किसका करने जा रहे हैं? त्रिज्या का। तो देखिए इसमें त्रिज्या जो है 2 फॉर्मूलों में दिखाई दे रही है आपको, एक तो इसमें और एक इसमें।
आप कुछ ऐसा करना है, दोनों फॉर्मूले से आर का मान निकालना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बी के टर्म में नहीं आना चाहिए, उसमें बी नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? तो इसे सॉल्व करने के लिए आपने बता दिया भाई, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहा है, यहाँ पे प्लस का जेड ई है, ये आर त्रिज्या के पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहा है वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, मास उसका m है। तो बोर के प्रथम पॉस्टुलेट हो गया एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा पॉस्टुलेट लगाओगे आप एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के, दोनों का फॉर्मूला लगाओगे के Q1 Q2, तो वही आ जाएगा जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। देखिए आपके पास दो तरीके हैं आर की वैल्यू निकालने की। पहला तरीका, एक काम करिए, यहां से बी की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो, आर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका कि इसका स्क्वायर कर लो तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी बी स्क्वायर, डिवाइड कर लेना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टारगेट हमारा क्या है? हमें बी नहीं डालना है, आर का मान निकालने के लिए बी को हटाना है। ठीक है, तो एक काम करते चलिए, यहीं से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, एम और आर अपॉन में चला जाएगा, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और ये उठा करके यहां बी की जगह पे रख देंगे। तो बी की जगह पे इस एक आर से, चलो इस आर को कैंसिल करो, ये बी की जगह पे लगाओगे तो एम अपनी जगह पे, बी की जगह पे ये लगेगा, तो बी का स्क्वायर है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के, और जेड ई स्क्वायर अपॉन एक आर बचा। देखिए एक आर से आर कैंसिल हो गया। डेरिवेशन दिखता जरूर बड़ा सा है, लेकिन आप मैथ के स्टूडेंट को कहीं कोई परेशानी नहीं है, केवल आपको बी को एलिमिनेट करते हुए आर को निकाल देना है। एक आर से आर कैंसिल हो गया, इसमें आर आ गया। एक काम करो, के जेड ई स्क्वायर को अपॉन में ले आओ और आर को उधर ले जाओ, तो आर को उधर ले जाएंगे, के जेड ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर कुछ कट रहा हो तो काट और लीजिए बेटा, एक एम से एम कट गया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिख देता हूं, आर इक्वल टू, तो के जेड ई स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, साथ ही साथ क्या बचा, 4 पाई स्क्वायर एम, केवल ये बचा 4 पाई स्क्वायर एम। थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लो, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। ये आपका रेडियस के लिए फॉर्मूला आ गया। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। फॉर्मूले को रखना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आ रही हैं। के क्या है यहाँ, के कांस्टेंट है, वो भी कौन सा कांस्टेंट, जो कूलम के नियम वाला कांस्टेंट आपने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू होती थी के इक्वल टू 1/4 पाई। हो सकता है कभी मल्टीपल चॉइस पे पूछे और वो के न दे, बल्कि वहां एप्सिलॉन नॉट गिवन हो, तो आप क्या करोगे, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे और फिर सॉल्व कर लोगे इसको, जो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। वो बात क्या है, आर इज प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है। कभी कभी क्वेश्चन केवल इस पे पूछ लिया जाता है। एन का मतलब है यहां पर ऑर्बिटल नंबर, अगर वो पहली ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 1, दूसरी ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 2, तीसरी 3 4 5, और जेड परमाणु क्रमांक। बात समझ आ गई कि नहीं? तो कभी कभी जो न्यूमेरिकल आता है वो दो परमाणुओं का कंपैरिजन करवा लेता है त्रिज्या का, और केवल परमाणु क्रमांक और ऑर्बिट के नंबर की बात करता है। अब जैसे यहीं से केवल हम ऑर्बिट के नंबर की बात करें, जेड एक ही परमाणु की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से आर इज प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी एन की जगह 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, 3 लगाएंगे तो 9, इसका मतलब रेशियो आ जाएगा 1:4:9:16। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी जो त्रिज्याएं हैं, उन त्रिज्याओं का जो रेशियो होगा वो 1:4:9:16:25 इस तरीके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर कहने लग जाए, फॉर्मूला ये हो गया आपका, आप चाहें तो इसका आर एन लिख सकते हो। आर एन का मतलब ये किस कक्षा की त्रिज्या है, एन वी की। अगर आपसे दूसरी पूछी जाए तो एन की जगह 2 लगा दोगे,
पहली पूछी जाए n की जगह 1 लगा देंगे, ठीक है ना। अब फॉर्मूला मेन तो यही हो गया। अब एक और बात, मान लो इससे वो पूछता है कि भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालो। किसके लिए बात करता है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना हो जाएगा? 1। तो फॉर हाइड्रोजन एटम 1H1 के लिए, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z = 1। तो फिर R = कितना आ जाएगा? यहां से Z की जगह पे 1 लगा देंगे, तो R = आ जाएगा n²h²/4π² k, Z नहीं रहेगा, E²m या m कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये फॉर्मूला आपका हाइड्रोजन परमाणु। और दूसरी एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली ऑर्बिट की रेडियस निकालिए, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की जगह पे 1 लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, तो R हो जाएगा h²/4π² k E²m। अब ध्यान दीजिए, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। H प्लांक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होती है 6.62 × 10⁻⁻34। पाई वैल्यू आपके पास है k 9 × 10⁻9, E 1.6 × 10⁻⁻19, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10, यानी सब कांस्टेंट है। अगर आप इन सब की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.529, और वो भी किसमें? एंगस्ट्रॉम में। या कुछ इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख देते 0.53 एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी लिख देते। तो हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट ऑर्बिट की जो त्रिज्या निकल के आई वो इतनी आ गई। लेकिन यहीं से मैं एक फॉर्मूला और आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए ए इसको क्या कह रहे हो, यानी n को छोड़ दूं तो इसको क्या कह रहे हो आप? इसको कह रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, कह रहे हो ना। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक बात लाऊं कि Rn = n² और ये हो गई R1, भाई बचा हुआ जो था वो क्या था? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस थी। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। उसमें क्या आप कहोगे कि इससे क्या फायदा सर? इससे ये फायदा वो तुमसे कहेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, तो चौथी ऑर्बिट की रेडियस बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, n की जगह 4 × 16, 16 का मल्टीप्लाई बस। समझ गए ना? वो कहेगा हाइड्रोजन परमाणु की पहली ऑर्बिट की रेडियस है, तो तीसरी की बताओ, तो 3 × 9 का मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर? तो इस तरीके से रेडियस के लिए बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, कहीं कोई परेशानी हमें नहीं है। रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन निकालने में कोई परेशानी नहीं है। आप बोर्ड के दोनों पहले वाले पोस्टुलेट लगाइए और बी को एलिमिनेट कर दो जैसे चाहो वैसे, और बस आपका रेडियस निकल करके आ जाएगी। अब रेडियस वाली बात जब कंप्लीट हो गई, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं वेलोसिटी, कि भाई वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला टाइप करिए, वेग निकालिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी निकालिए और हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं के लिए भी बात करिए। तो वेग की जब बात करोगे तो वेग के लिए तो देखो एक बात तो फॉर्मूला आपका ये आ चुका है। अगर वेग की बात करूं तो यहां से देखो आपने ये जो निकाला है, इसको देखो, ये क्या है? ये वेग का ही फॉर्मूला है। आप उसमें वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी v = निकल के आया nh/2πmr, ये निकल के आया है। लेकिन यहां पर जो वेग है वो r के पदों में है, लेकिन r नहीं लाना। तो क्या करोगे? अब की बार इस r को हटा दो। r को हटाने के लिए क्या करेंगे? r की जो वैल्यू आई थी ना, उसको पुट कर दो। r की वैल्यू क्या आई थी? r की वैल्यू हमारी आई है n²h²/4π²kme²। ये तो r की वैल्यू है, इसे लगा दो। तो v = nh/4πm इंटू r की जगह पे n²h² अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 4π²kme²। NH से एक NH कैंसिल आउट, देखिए पाई से एक पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, कुछ रह गया क्या? 2 और रह गया, ये वाला है ना, ये 2 था, तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, सही है ना? और चेक करो बेटा, m से m कट रहा है क्या? m से m भी काट दो। चलो एक बार चेक कर लेना, कुछ m ही था बस, और वहां पर भी हमारा क्या आया था?
m आया था, तो m से m भी कैंसिल हो गया। अब क्या देखोगे v इक्वल टू क्या आया आपका भाई, क्या बचा 2, पाई से पाई गया था तो पाई k e स्क्वायर अपॉन nh, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहां से देखोगे तो दैट इज वेलोसिटी क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू जेड, और क्या होगा कहीं जेड कर रहे हैं। अच्छा ये हाइड्रोजन परमाणु वाला फॉर्मूला लगा दिया था आपने, तो हाइड्रोजन परमाणु वाला नहीं लगाना, अभी तो जेड वाला लगाना है। तो जेड और था उसमें नीचे, तो नीचे जेड और आएगा तो एक तरह से जेड कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये आ गया जेड, सही है ना। अब जेड वाला आ गया तो आप बी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, जेड अपॉन, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, जैसे रेडियस में रखा था, रेडियस में क्या आया था r इज प्रोपोर्शनल n स्क्वायर अपॉन जेड, और वेलोसिटी के लिए क्या आया है जेड अपॉन n। देखिए यहां क्या लिख रहा है आपको कि जैसे जैसे ऑर्बिट की नंबर बढ़ेगी रेडियस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो रेडियस घटती चली जाएगी, क्योंकि किसका अनुपाती है। लेकिन वेलोसिटी में देखिए जैसे जैसे ऑर्बिट की नंबर बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए खैर, अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए लोगे तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो वेलोसिटी क्या हो गई 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एनएच। अब मैं कहता हूं हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जैसे कि रेडियस में किया था, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू क्या लगा दोगे 1, n इक्वल टू 1 लगा दोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस के 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, ये आ गई। और ये सब कांस्टेंट है, इन सभी कांस्टेंटों की अगर आप वैल्यू लगाओगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 2.2 अप्रोक्सीमेटली इनटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, इतना आ जाएगा 2.2 इनटू 10 की पावर 6। चलिए चेक कर लेंगे, खैर अभी ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी किसकी, v की, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट ऑर्बिट की जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो इतनी वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। अब इसका थोड़ा सा यही एक वर्ड आता है, उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, हिंदी में भी ऐसे याद रखो, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, उसके लिए तुम्हें समझने के लिए क्या है, वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु की जो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी है उसका कंपैरिजन कर दिया है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की बात करूं मैं, तो ये है आपका v1 अपॉन c, ये वास्तव में v1 है, ये हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी है। तो v1 अपॉन c को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा। तो कभी अगर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट पूछी तो सिंपल सा आपको बताना है हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की उसका और स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, उसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो अब आप इसको देखोगे तो v1 की वैल्यू कितनी थी 2.2 इंटू 10 की पावर, और ये कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो v1 अपॉन c की जो वैल्यू है, या अल्फा कह दो, उससे कोई फर्क नहीं है, बात तो एक ही है। इसे सॉल्व करोगे पावर तो कितना आ जाएगा 2.2 बटे 300, सही है ना। अब ये अगर 2 होता तो ये आ जाता 150, लेकिन 2.2 है तो 150 से थोड़ा सा और कम आएगा, तो वास्तव में ये कटने के बाद आ जाता है 1 बटे 137, और यहां से v1 निकालोगे तो ये हो जाएगा c अपॉन 137। ये भी एक रिलेशन है, द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को भी समझ सकते हो। तो दो चीजें समझे हम, दो चीजें क्या समझे, एक तो हमने त्रिज्या को समझा हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी और हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं के लिए भी। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमने बोर के जो दोनों पोस्टुलेट है उन पोस्टुलेट को लिया और उनमें से ऐसा सॉल्व किया कुछ कि v को एलिमिनेट कर दिया, सही है, त्रिज्या निकल के आ गई।
अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालना है तो Z इक्वल टू 1 लगा दिया, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो N इक्वल टू 1 लगा दिया। बस ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, और Z के साथ रिलेशन ध्यान रखना, N के और Z के साथ प्रोपोर्शनल वाला। फिर वेलोसिटी की बात आई, तो वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, और फर्स्ट इक्वेशन से जो वेलोसिटी निकल के आई उसमें r की वैल्यू लगा दी आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम होकर के आ गया। ठीक है ना। अब मान लो तुम निकालना चाहते हो टाइम पीरियड, तीसरा जो पॉइंट था हमारा। अब मान लीजिए हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि भाई हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, अब ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और आपके लिए आप उसके लिए आवर्तकाल निकालना चाहते हो। मान लो आप इस तरह से बात करोगे, इसमें चक्कर लगा रहा है ये v वेलोसिटी से, और इसके लिए आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला ड्राइव होकर के कैसे आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय आवर्तकाल t बराबर दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहोगे, 2 पाई r, और चाल कितनी है v, तो 2 पाई r अपॉन v। r और v की वैल्यू पुट करोगे, टाइम पीरियड निकल करके आ जाएगा, जरूरत पड़ जाए तो। या एक काम कर लो, अभी अभी हमने निकाला था v को, v की वैल्यू कितनी आई है, NH अपॉन 2 पाई mr, तो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v इनटू v की वैल्यू लगा दी। चलो v की वैल्यू कितनी हो गई, NH, और ऊपर चला गया 2 पाई mr, r और r स्क्वायर हो जाएगा, फिर उस r की वैल्यू लगा करके उसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कौन सी वैल्यू लगा करके, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन वाला जो फॉर्मूला था उसको पुट करके। ठीक है, लेकिन ये माने नहीं रखता, केवल माने ये रखता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी आपको निकालना आता है, रेडियस आपको निकालनी आती है। अब आ जाए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हालांकि आवृत्ति और आवर्तकाल कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूं। तो आवृत्ति क्या होता है भाई, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड आएगा उसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा v अपॉन 2 पाई r। यहां से आप उसकी आवृत्ति भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 चीजें निकालना सीख गए, त्रिज्या निकालना सीख गए, वेग निकालना सीख गए, आवृत्ति निकालना सीख गए, आवर्तकाल निकालना सीख गए। अब जो अगला पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है ऊर्जा। और ऊर्जा भी दोनों तरह की ऊर्जा, क्योंकि टोटल ऊर्जा जो होती है चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की, भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने का मतलब गति है, तो गतिज ऊर्जा भी। और चूंकि वहां एक बल के अंतर्गत है, वो कौन से बल के, नाभिक का उस पर एक बल लग रहा है, आकर्षण बल, तो बल के अंतर्गत है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। तो पहले आप उन दोनों प्रकार की ऊर्जा को निकालोगे और फिर दोनों का सम कर देंगे तो टोटल ऊर्जा निकल करके आ जाएगी। कभी भी ऊर्जा का फॉर्मूला ड्राइव कराने के लिए आए तो आप उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दो। तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि आपने 11th में किसी प्लैनेट की ऊर्जा निकाली थी ना, किसी भी उपग्रह की, ग्रह की जो ऊर्जा निकाली थी, सेम वही तरीका है। तो देखिए ऊर्जा निकालने के लिए ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसे आप निकालना चाहते हो, r रेडियस के उसमें यहाँ पे चार्ज है ZE, माइनस का E चार्ज ये है, v वेलोसिटी से ये चक्कर लगा ही रहा है, मास इसका कितना है m। तो आप कह दोगे कि इसमें गति की वजह से गतिज ऊर्जा होगी, तो पहले आप गतिज ऊर्जा निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ऊर्जा को पहले मैं लिख देता हूँ k प्लस u। तो पहले k निकालोगे तो k इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई इसको कहां से निकाला जाए, तो बड़ा आसान, सेकंड पोस्टुलेट ढूंढो कहां था। सेकंड पोस्टुलेट था mv स्क्वायर अपॉन r बराबर kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये था बोर का दूसरा पोस्टुलेट। यहां तो मैं एक चीज दिख रही है कि mv स्क्वायर आ रहा है, r से r कैंसिल हो गया, ये क्या बचा mv स्क्वायर। और काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अरे ये वाली mv स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दो बस। तो कितना हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको के ई लिख लेना, क्योंकि एक के उसमें भी आएगा कांस्टेंट तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गई हाफ, और mv स्क्वायर की जगह पे आ गया kze स्क्वायर अपॉन 1r। ये आ गया सा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। हालांकि अभी इसका और बड़ा रूप हम ला सकते हैं, और वो बड़ा रूप कहां से आएगा, r की वैल्यू पुट करके। कौन सी वैल्यू, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, अभी यहां नहीं है, चलो कोई बात नहीं, k z m e स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला था।
ठीक है ना। उसको रख करके भी हम आर का दूसरा फॉर्मूला ला सकते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा में अभी नहीं लगाना हमें। अब आ जाओ स्थिति ऊर्जा के लिए। अब आप यू निकालना चाहते हो तो यू क्या होता है भाई, आप अच्छी तरह से जानते थे। अगर कहीं दो चार्ज रखें, एक Q1 और एक Q2, और उनके बीच की दूरी r है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी k Q1 Q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला था पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब आपने स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला पढ़ा था दो आवेशों के निकाय का, तो वो ये फॉर्मूला था। तो यहाँ भी तो सेम है भाई, एक चार्ज प्लस का जेड ई, एक चार्ज माइनस का ई, और कितनी दूरी पर रखें, r दूरी पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई k Q1 यानी जेड ई माइनस के ई अपॉन r। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा u इक्वल टू माइनस का k जेड ई स्क्वायर अपॉन r। ये सा आपकी निकल के आ गई पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी ज्यादा दिख रही है? अगर नेगेटिव साइन की बात करोगे तब तो भाई यही बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइन की बात ना करें तो ये बड़ा है, ये डबल है। सही है ना, उसमें नीचे 2 आ रहा है, इसमें नीचे 2 नहीं आ रहा है, ये डबल है वैसे, ठीक है। लेकिन अब टोटल ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो कुल ऊर्जा के लिए बात करेंगे तो E इक्वल टू K प्लस U। अब ये और ये ऐसे मान लो, ये तो आधा है तो ये एक है, माइनस का एक और प्लस का आधा, तो माइनस का आधा बचेगा। यानी दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो हाफ k जेड ई स्क्वायर अपॉन r और माइनस k जेड ई स्क्वायर अपॉन r, तो ये बच जाएगा माइनस का k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये निकल के आ गई आपका टोटल ऊर्जा। तो आपने कुल ऊर्जा के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। कुल ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आ गया E इक्वल टू माइनस का k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हालांकि अभी हमें और करना है, इसमें r की वैल्यू लगानी है, तो वो वैल्यू लगाने के बाद हम उसको लिख देंगे, फाइनल आंसर वही होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और समझनी होगी, कभी कभी क्वेश्चन बड़ा छोटा सा पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो तुमसे उसने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन लगाते हुए कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है हाइड्रोजन परमाणु में या किसी और परमाणु में, और उसकी ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी वाली? गतिज ऊर्जा। उसकी गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो आप कह दोगे माइनस के 10। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो गतिज ऊर्जा जितनी होती है स्थिति ऊर्जा उसकी डबल है, लेकिन माइनस में। तो अगर गतिज ऊर्जा 5 है तो वो माइनस के 10। अब पूछे तो टोटल ऊर्जा बताओ, तो टोटल ऊर्जा देखो k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, लेकिन ये प्लस का है वो माइनस का है। तो अगर उसकी गतिज ऊर्जा 5 जूल थी तो टोटल ऊर्जा होगी माइनस के 5 जूल। तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पे। यानी आप इसमें अगर जानना चाहते हो तो ये चीज थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि E जो होता है वो माइनस के ई के बराबर है। जो टोटल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में केवल माइनस साइन लगाना है आपको, सही है ना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो काइनेटिक एनर्जी का क्या है? डबल, लेकिन माइनस लगा करके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में है, ठीक है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो वो एक तरह से फिर माइनस को हटा देना आप उसमें से, यानी माइनस और लगा देना, माइनस के ई, माइनस पहले से ही होगा तो माइनस माइनस प्लस ई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और उसकी जो टोटल ऊर्जा है वो माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है टोटल ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्थिति ऊर्जा हो गई माइनस के 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि स्थिति ऊर्जा जो होती है वो डबल होती है माइनस में। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करते हैं आर की वैल्यू लगा करके। तो आर की वैल्यू अब आप इसमें पुट करोगे, देखिए अब आप इसमें आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो आर का फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, एक बार यहां लिख लेते हैं, उसको बार बार दिक्कत देता है वो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k जेड m e स्क्वायर। एक बार चेक कर लो जरा, यही है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k जेड m e स्क्वायर। ये रेडियस का फॉर्मूला था आपका जो आप निकाल करके लाए थे, सही है। आपका ऊर्जा का ये फॉर्मूला आ गया है और वास्तव में ये फॉर्मूला है, तो आप इसमें आर की वैल्यू और लगा दीजिए ये वाली, तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। आर की वैल्यू लगा दो,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा बड़े जरूर दिखेंगे, लेकिन आप निकालने के तरीके को समझिए। फॉर्मूले को रटने की बजाय उसको निकालने का तरीका सीखिए कि निकाला कैसे जा रहा है उसको। बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं है फिजिक्स में कोई। बस इतना है कि मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो परेशानी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके ला सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो केवल क्या करना है भाई, हमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो पुट करना है, तो यहां नीचे आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर पहुंच जाएगा 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच गया। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो E इज इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर के जेड इसमें था पहले से, ये है ना के जेड, तो के स्क्वायर हो जाएगा फिर, तो के स्क्वायर जेड और जेड भी क्या हो गया, जेड स्क्वायर e की पावर 4 कितना हो जाएगा, m e की पावर 4 अपॉन में 2 आ रहा है। मैं इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स काट दूं तो यहां पे 2 बचेगा, फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक बार चेक करिए कोई चीज हटी तो नहीं है। E इज इक्वल टू माइनस के 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका मेन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आप चाहे तो इस पर लिख सकते हैं ई एन का मतलब एन भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी है। ये क्या दिख रहा है, अगर नॉर्मल देखें तो E इज प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इन चीजों को जरूर ध्यान रखना। बड़ा फॉर्मूला न याद हो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान रखना। जैसे रेडियस के लिए मैंने बताया था, रेडियस क्या थी, r इज प्रोपोर्शनल क्या था, n स्क्वायर अपॉन जेड। वेलोसिटी क्या थी, जेड अपॉन n। और इसी तरह से एनर्जी क्या आ गई, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जरूर आपको ध्यान रहना चाहिए। और वास्तव में अब इस एनर्जी के फॉर्मूले की अब हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब तक जो काम हुआ था वो नील्स बोर के जो तीनों पोस्टुलेट थे उससे काम हुआ, उन्हीं से हम इनको बार बार लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब आगे का जो भी होना है वो इस एनर्जी के फॉर्मूले से होना है। समझ गए कि नहीं बात को। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक कभी बड़ा टॉपिक नहीं पूछा जाता है। कभी भी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोर का सिद्धांत बताइए, बल्कि ये पूछता है कि उसके लिए त्रिज्या का फॉर्मूला निकालिए, उसके लिए ऊर्जा का फॉर्मूला निकालिए, वेग का फॉर्मूला निकालिए, ठीक है ना। तो आप निकाल दोगे, बोर के पोस्टुलेट लेके चलना है और सॉल्व करते चले जाना है उसको। और खासकर ऊर्जा में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऊर्जा में क्या था भाई, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, तो सेकंड पोस्टुलेट से एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखती और के Q1 Q2 वाले फॉर्मूला लगा करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी और दोनों का सम कर दिया। हाँ, टिपिकल काम अगर कोई था तो वो था आर की वैल्यू लगाना, क्योंकि वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें आर का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो एक दो बार जब तुम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, लिखोगे फॉर्मूले को, तो याद हो जाएगा। और न भी हो तो 2 मिनट में निकाल लेना। फिर उसको कहां से निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट से। समझ गए ना। तो इस तरीके से ये एनर्जी का फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उसमें एक मेन कमी, और वही थॉमसन मॉडल में भी मेन कमी क्या रही थी कि स्पेक्ट्रल सीरीज की व्याख्या नहीं कर पा रही थी। और इन्होंने उस कमी को दूर किया भाई, रिमूव किया उन्होंने। और क्या किया नील्स बोर ने, तो वो जो कमी है उसको कैसे रिमूव, यानी स्पेक्ट्रल सीरीज की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है स्पेक्ट्रल सीरीज, अब हम उस बात को करते हैं, ठीक है ना। तो 2 फॉर्मूलों को रहने दो भले, एक आर का और एक एनर्जी का लिखा हुआ, जिससे कि ये काम देखते थे। बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे इसमें, दिखने में ऐसे लगेगा पता नहीं कहां से आ गए, ये कैसे करें क्या करें, लेकिन जब तुम कागज और पेंसिल लेकर के बैठोगे ना तो फिर तुम्हें कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी, आप उसे करते चले जाओगे। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति। स्पेक्ट्रल सीरीज यानी वो जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें जो सीरीज मिलती है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं
की उत्पत्ति। कौन सा पोस्टुलेट काम करेगा? तीसरा। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि हमेशा घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, बल्कि अगर उसे कभी बाहर से एनर्जी मिल जाती है तो तुरंत वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और वहां थोड़ी सी देर रुकता है। उस समय उसको एक्साइटेड स्टेट में कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था में, और वहां थोड़ी सी देर रुकेगा, तुरंत लौट करके अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा और जो एनर्जी बाहर से मिली थी उसको फोटोन के रूप में निकाल देगा। जैसे मान लो ये अंदर का एनर्जी लेवल था, ये मान लो आपका नाभिक है, ये पहला एनर्जी लेवल है E1 और ये दूसरा एनर्जी लेवल है आपका E2, और यहां से यहां गया वो, जब यहां गया तो यहां से जब लौटेगा तो फिर उसको फोटोन के रूप में निकाल देगा। तो अब फोटोन के रूप में जब निकालता है तो h न्यू जो निकल के आता है ये किसके बराबर होता है? E2 माइनस E1। सही है? या मान लो 1 और 2 कह रहे हो आप इनको N1 और N2 भी कह सकते हो, क्योंकि 1 2 तो पर्टिकुलर हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है N1 का मतलब पहली ऑर्बिट कोई भी हो सकती है, N2 का मतलब दूसरी ऑर्बिट, तो आप उसको En1 और En2 भी कह सकते हो। तो फिर हमारा h न्यू इक्वल टू हो जाएगा En2 माइनस En1। अब देखो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, केवल ये तो नील्स बोर का तीसरा पोस्टुलेट है जिसे फ्रीक्वेंसी कंडीशन आपने बोला था। यहीं से बस हम क्या निकालना चाहते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या है? आप वेवलेंथ निकाल दो उसकी, आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो हम केवल उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। भाई आपने बता दिया वो तो कि जब वो हायर से उसमें जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में कहा जाएगा, लौट के आएगा तो वो फोटोन के रूप में निकाल देगा, तो वही तो लाइन मिलेगी हमें, जो सीरीज होगी हमारा स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन मिलेगी हमें। अब उस लाइन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है या फिर उसकी तरंग दैर्घ्य निकालनी है, तो हम तरंग दैर्घ्य के लिए फॉर्मूला टाइप करना चाहते हैं। अब तरंग दैर्घ्य के लिए आप फॉर्मूला जब निकाल करके लाओगे और कुछ नई चीज भी सीखेंगे, वो क्या है वो मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो फॉर्मूले के लिए क्या करना है भाई? जो एनर्जी का फॉर्मूला उसको पुट कर दो अब इसमें। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? En इक्वल टू ये, तो En इक्वल टू ये, तो h न्यू इक्वल टू En2 पे कुछ नहीं चेंज करना, केवल n की जगह पे N2 लिख देना है, और जहां En1 है वहां पे n की जगह पे N1 लिख देना, और सारी चीजें सेम। तो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस होकर के सेम चीज आनी है, 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर h स्क्वायर। सब कुछ कॉमन है, n को छोड़ के कॉमन ले लो, और एक काम और करो, जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लो और माइनस वाले को बाद में कर दो। तो क्या कॉमन आ रहा है? h न्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, ये कॉमन है। प्लस वाला क्या बचा? 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये बचा। बहुत बड़ा सा चल रहा है कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, देख लो एक बार ध्यान से के आपका कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट होता है वो वाला की है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो 9/10⁹, और वैसे बात करोगे तो 1/4 पाई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चीजें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में पूछ देता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। ठीक है, चलिए खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से देखिए क्या है, मान लो हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो h का डिवाइड कर देंगे, तो h का डिवाइड कर दिया तो न्यू इक्वल टू हो गया, h डिवाइड में जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h क्यूब, और ये आ गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया, और हम निकालना चाहते हैं मान लो वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हो भाई? वेवलेंथ का मतलब अगर आपके पास भी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ लानी है तो एक ही फॉर्मूला हमारा स्पीड ऑफ लाइट का c = न्यू लैम्डा। सही है ना? अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से।
तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहां से भाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या न्यू इक्वल टू न्यू दे रखा है ना हमें, तो न्यू की जगह पे क्या हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। तो न्यू की जगह पे आप लगा सकते हो c अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। लैम्डा चाहिए तो c को भी उधर ले जाओ, c को भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन c h क्यूब और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। देखिए यहां पर आप z को छोड़ दो क्योंकि z तो परमाणु क्रमांक है, बाकी सबको देखो, बाकी सब कांस्टेंट है। यहीं पर एक शब्द आता है ना यार, रिडबर्ग नियतांक। वैसे देखा जाए तो रिडबर्ग नियतांक क्या चीज है तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब इस फॉर्मूले को सॉल्व करते आ रहे हो तो z को छोड़ के जो कुछ भी है ना सब कुछ वो रिडबर्ग नियतांक है। इसका मतलब ये z को छोड़ दो, ये और ये सब रिडबर्ग नियतांक है और उसको कैपिटल R से डिनोट करते हो। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू हो गया r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आ गया वेवलेंथ की। अब यही मैं जो कह रहा था कि नई चीज सीखोगे वो रिडबर्ग नियतांक था। अब आपने रिडबर्ग नियतांक को समझ लिया कि भाई रिडबर्ग नियतांक क्या है। तो अब r क्या है, r इक्वल टू क्या 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर, नहीं z को छोड़ना है, z तो क्या है परमाणु क्रमांक है, m e की पावर 4 अपॉन c h की। ये आपका रिडबर्ग नियतांक है। अब चेक कर लो सब नियतांक है भी कि नहीं। पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट। लेकिन कभी कभी आ जाता है कि रिडबर्ग नियतांक बताइए की वैल्यू क्या है, लेकिन इस k के टर्म में नहीं होता, वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में होता है। तो फिर तुम्हें k की वैल्यू लगानी पड़ेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्या आएगा उसको भी चेक कर लो एक बार। तो फिर क्या आएगा देखिए क्या हो जाएगा भाई, k की जगह पे लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो k की जगह पे आ जाएगा 1/16 भाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, k स्क्वायर की जगह पे आ गया। बाकी क्या बचा 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन c h t, ये बचा। तो क्या हो गया पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से ये 8 बार, क्या बचा m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c h, ये तो बचा। तो कभी कभी हो सकता है कि आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिडबर्ग नियतांक क्या है और उसमें ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। सही है ना, 10 की पावर 7 पर मीटर। अब यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है निकल के, मान लो आपसे आ जाए कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक बताओ तो पर मीटर, डायमेंशन बताओ तो l की पावर -1, समझ गए। अब एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ क्या k स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन c h क्यूब, ये आ जाए कि इसकी डायमेंशन निकालो। तो अब आप तो या तो पागल हो जाओगे निकालते निकालते, क्या निकालोगे k को अलग से निकालोगे कूलम्ब्स लॉ से, m चलो मास है, e लगा दोगे, h प्लांक कांस्टेंट की निकालोगे अलग से, c की निकालोगे तब रखोगे तब सॉल्व करोगे। लेकिन तुम्हारा माइंड अगर क्लिक कर गया कि यार ये तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, सी एच क्यू, नीचे सी एच क्यू है और सी एच क्यू तो कहाँ आता था रिडबर्ग नियतांक में, और तुरंत तुम समझ जाओगे यार ये तो रिडबर्ग नियतांक में आने वाले फैक्टर है, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर को तो छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वहां पे।
सही है ना? यानी ये तो रिडुबल नियतांक में आने वाले फैक्टर है, और रिडुबल नियतांक का तो डायमेंशन क्या होती है, l की पावर -1, क्योंकि पर मीटर उसका यूनिट होता है। इसका मतलब इस सब की यूनिट डायमेंशन क्या हो गई, l की पावर -1। तो ये चीजें क्लिक करती हैं, तो ऐसे हमें इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आया निकल करके वेवलेंथ का, वो ये वाला फॉर्मूला आया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो हाइड्रोजन लाइक एटमों के लिए है। अगर आप हाइड्रोजन एटम कहोगे तो Z इक्वल टू क्या लगा देंगे, 1। Z इक्वल टू 1 लग जाएगा, तो 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/R n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहीं पर एक और आ जाता है तरंग संख्या, वेव नंबर। तरंग संख्या क्या कहती है, 1 मीटर में जो तरंगें होती है उनको तरंग संख्या कहा जाता है, और 1/λ से दी थी। तो वास्तव में 1/λ को न्यू बार भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं वेव नंबर, तरंग संख्या। यानी 1/λ को न्यू बार भी कह सकते हो आप, तरंग संख्या भी कह सकते हो। तो उसका भी एक फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम सीरीज वाली बात की जाए तो आप वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला निकालना चाह रहे थे, वो निकल के आ गया। लेकिन इसमें एक टॉपिक और समझ लिया, रिडुबल नियतांक। क्लियर। अब बात आती है जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है, उन सीरीज को समझना है अब हमें, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाएं, उनके लिए फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, और उस रेखाओं को हमें समझना है, क्योंकि कभी कभी उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है और छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अब हम उस टॉपिक की बात करते हैं, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, हाँ मैं बताना भूल गया था, उसको भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। जो एनर्जी का ये फॉर्मूला आपका आया है, ये वाला, अगर आप इसमें सारी वैल्यू रखें और इस वैल्यू को रख करके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -13.6। अगर Z को रख रहे हो तो Z² n², लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये आंसर। और हाइड्रोजन परमाणु लोगे तो Z यहां से हट जाएगा, 13.6/n²। ये बहुत यूज होगा फॉर्मूला, यानी ये एक तरह से एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अगर हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, यानी पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, तो n की जगह 1 लगा देंगे। Z तो है ही नहीं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी की कितनी है, तो n की जगह 2 लगा दोगे, 2 दूनी 4 का भाग दोगे, 4 की 12, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, और इसी तरह से आते चले जाएंगे। तो ये भी हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे हम डायरेक्ट और बहुत जल्दी ही हर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल लिया करेंगे, ठीक है। चलिए खैर, अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। क्या टॉपिक है अब हमारा? अब हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। रेखाएं निकालनी है आपको, या फिर आप कह सकते हो स्पेक्ट्रल सीरीज, उन्हीं को तो सीरीज कहते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाएं या सीरीज, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम सीरीज। स्पेक्ट्रम सीरीज की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए सीरीज को बस एक फिगर से समझ लो, और 2 तरह के फिगर से समझो उसको, एक तो ऑर्बिटों के फिगर से, एक एनर्जी लेवल के फिगर से, ठीक है ना। दोनों तरीके से उसे समझने की कोशिश करिए। तो पहले तो मैं फिगर से समझा रहा हूं, और बाद में उसको वैसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाद ये आपकी पहली ऑर्बिट है, आपने लिख दिया n=1। ये आपकी दूसरी ऑर्बिट है, यानी 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5, सही है ना। 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, और इसी तरह से सबसे लास्ट में आएगी इनफाइनाइट वाली, सही है। अब देखिए सीरीज में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सीरीज का ऑर्डर याद कर लेना।
यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज मिलती है उनका जो नाम है वो क्या है? पहला लाइमन, लाइमन श्रेणी, हिंदी में सीरीज को क्या बोलते हैं? श्रेणी। दूसरा बामर श्रेणी, तीसरा पाश्चल श्रेणी, चौथा ब्रैकेट श्रेणी, और पांचवा फुंड श्रेणी। ठीक है, और बड़ी आसानी से तो बस नाम याद हो जाए, बाकी काम आपका हो गया। ये मान लीजिए श्रेणी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको कर दोगे, बहुत आसान है, केवल आप नाम याद कर लो क्रम से, लाइमन, बामर, पाश्चल, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, अब सीरीज क्या होती है भाई? सीरीज का मतलब है जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें कुछ लाइन मिल रही है हमें ऐसे करके, जो लाइन एक बार मिली कहीं उनको सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी, अब मिलती कब है? आपने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों को कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए वो तुरंत अपनी मूल अवस्था को छोड़ के किसी हायर में चला जाता है, लेकिन जब हायर में थोड़ी देर रुकता है तुरंत हायर से नीचे लौट के आता है अपनी मूल अवस्था में। तो हायर से जब मूल में आएगा तो फोटोन निकालेगा, तो वो जो फोटोन निकलता है वो एक लाइन बन जाती है। समझ गए? तो लाइमन सीरीज किसको कहते हैं? जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से और फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है, यानी किसी भी हायर से। तो ये तो फर्स्ट कौन सी है? N1 वाली। तो मान लो 2 से आया, फिर 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, 6 से आया, 7 से आया, ये जो सीरीज बनी इस सीरीज का नाम देते हो आप लाइमन सीरीज। बताओ समझ में आया? क्या समझे इसके लिए आप समझे कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा किस ऑर्बिट में जाएगा? पहली ऑर्बिट में। और कहां से आ सकता है? वो किसी से भी आ सकता है, ऊपर वाली से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, छठवीं से, इनफाइनाइट से। इसका मतलब अगर इस सीरीज के लिए फॉर्मूला तुम्हें लगाना होगा, और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यानी जेड नहीं लेना फॉर्मूले में, तो अगर आप उसके तरंग दैर्घ्य निकालना चाहते हो उस लाइन की, तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ = r 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा 1 में ही आना है उसको, और माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन n2 की जो वैल्यू होगी यहां वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? अभी जैसे क्वेश्चन आ जाए, अब तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया और आता है अक्सर कि लाइमन श्रेणी की तीसरी लाइन की तरंग दैर्घ्य बताइए। अब आप क्या करोगे? तो आप फॉर्मूला लगाओगे, रखने की जरूरत नहीं, लाइमन सीरीज पहली सीरीज है इसलिए N1 की जगह 1। अब N2 की जगह क्या आएगा? 1 को छोड़ के बाकी N2 की जगह आएंगे, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन पहली सीरीज किसको कहते हैं? पहली लाइन किसको कहते हैं? 2 से जो एक में आया था वो पहली लाइन है, यानी ये लाइन, इस लाइन को पहली लाइन कहते हैं, इसको दूसरी लाइन, इसको तीसरी, इसको चौथी, इसको पांचवी, और अनंत से आएगा उसको लास्ट लाइन कहेंगे। समझ गए? अगर वो ये कहता है कि लाइमन सीरीज की पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य निकालो, तो आपको केवल N2 की जगह 2 लगा देना इस फॉर्मूले में और सॉल्व कर लेना। R की वैल्यू आप जानते हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व? भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको कुछ देगा भी नहीं, वैसे ही सॉल्व हो गया बस, क्योंकि R की वैल्यू आप जानते हो। 1 आपको पता ही है पहले से है, उसने कहा पहली लाइन की निकाली है, N2 की जगह 2 लगा दिया, बस सॉल्व हो गया। अगर वो कहता चौथी लाइन, तो क्या करते? पहली तो इससे आती है, दूसरी इससे, तीसरी इससे, चौथी, यानी N2 की जगह 5 लगा देना है चौथी लाइन। समझ गए ना बात को? वो कहे लास्ट लाइन N2 की जगह अनंत लगा देना है। अब बताओ समझ आएगी? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी सीरीज के लिए कि उसकी पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य या लास्ट लाइन की तरंग दैर्घ्य, जाता है क्वेश्चन। हालांकि दूसरी, तीसरी, चौथी भी पूछे जाते हैं, तो वो तुम समझ गए ना, कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज और समझिए, जब आप पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य निकालोगे और लास्ट लाइन की तरंग दैर्घ्य निकालोगे, तो क्या देखोगे कि पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य तो ज्यादा आएगी और लास्ट वाली की तरंग दैर्घ्य कम आएगी।
करके देख लेंगे। तो करके देखते हैं। तो पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य निकालने सा हम किसकी, लाइमन सीरीज की। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर यानी 1 - 1/2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। एलसीएम आ गया 4, एलसीएम इसमें 4 आ जाएगा, r अपनी जगह है ही, तो 4 - 1 तो 3 बचा। लेकिन ये 1/λ है और हमें निकालना है लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4/3 r। ये तो हो गई लैम्डा की वैल्यू। अब r की वैल्यू लगाओगे, क्या लगाओगे वैल्यू r की 1.097 × 10⁶। लेकिन एक बात और बता दूं तुम्हें, कंपटीशन में कैलकुलेशन वगैरह से बचना है या एग्जाम में भी भले लगा देना 1.097 रख करके, और बाद में जो सॉल्व करो ना जल्दी में, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ जल्दी के लिए। देखिए 1/r की जो वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेटली वो 912 एंगस्ट्रॉम होती है। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या करोगे, 4/3 तो अपनी जगह पे है, 1/r तो ये इसकी जगह आ गया ऊपर 912। 3 से 3 तक का 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12। कितना आंसर आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। समझ गए ना कितना आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। तो लाइमन सीरीज की पहली लाइन की जो तरंग दैर्घ्य आई है निकल करके वो 1216 एंगस्ट्रॉम आई है। अब तुम निकालो कि लास्ट लाइन की निकालो। लास्ट लाइन यानी इनफाइनाइट लेना है। इनफाइनाइट का मतलब यहां पे इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये चीज तो खत्म हो गई ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, फिर केवल 1/r आ गई, और 1/r कितना होता है 912। इसका मतलब इसका 912 है। अब बताओ कौन सी ज्यादा है, पहली लाइन ज्यादा है। तो वो तुमसे पूछेगा फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए, पहली लाइन लॉन्गेस्ट होती है और लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट होती है किसी भी सीरीज की, केवल बामर की नहीं। वो लाइन आपसे पास्कल की पूछ सकता है, ब्रैकेट की पूछ सकता है, लाइमन की पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है। लेकिन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि पहली लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा आती है और दूसरी वो लास्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे कम आती है। यानी अगर वो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट करके कह रहा है, उच्चतम और न्यूनतम करके कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उच्चतम है कौन सा न्यूनतम है। तो पहली लाइन उच्चतम और लास्ट लाइन न्यूनतम। बात समझ में आ गई ना। अब एक और चीज पूछता है बहुत कि ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रम कौन सा है, स्पेक्ट्रम है जो हम रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हमने पढ़ा रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, अल्ट्रावायलेट पढ़ा ना वो उसको। तो उनके पर्टिकुलर पढ़े हमने कि कहां से कहां तक रेडियो में है, कहां से कहां तक हमारा अल्ट्रावायलेट में, कहां से कहां तक हमारा विजिबल लाइट में है, ये पढ़ा था हमने। और वास्तव में विजिबल लाइट में कितना था 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम, और वो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में थी। देखिए ये जो क्रम था हमारा वो ये था रेडियो, सूक्ष्म, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद लाइट जिसको विजिबल लाइट कहते हो, प्रकाश जिसको बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। और ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य रेडियो की होती है, उसके बाद बढ़ती जा रही है, और इसमें ये प्रकाश होता है इसकी होती है 4000 से 8000। अब लाइमन सीरीज की बताओ कितनी आई है 912 और 1216। अब 912 और 1216 4000 और 8000 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है भाई। 4000 और 8000 तो विजिबल लाइट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब अब सबसे ज्यादा ये तरंग दैर्घ्य का कैसा क्रम है, तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है, बढ़ता नहीं। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होती थी वो किलोमीटर के ऑर्डर की होती थी, 1 × 10⁻⁴ किलोमीटर मीटर के आसपास। यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी थी और सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी थी। ध्यान करना, थोड़ा फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम है और ऊर्जा का भी बढ़ता क्रम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब इसकी 4000 से 8000 है, तो अब इसकी तरंग दैर्घ्य क्या आएगी उससे कम, और ये हमारी जो आई है कितनी है 912 यानी कम। इसका मतलब ये जो हमारा ये जो लाइन पड़ेगी, जो लाइमन सीरीज पड़ेगी, वो इधर तो हो नहीं सकती बल्कि आगे होगी। तो वास्तव में ये किस भाग में होती है, ये पराबैंगनी भाग में होती है।
तो एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम के वर्णक्रम के किस भाग में होती है? तो पराबैंगनी भाग में। अल्ट्रावायलेट को क्या बोलते हैं? पराबैंगनी भाग में होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आइए आगे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है, तो हायर ऑर्बिट से पहली में आ गया, अब दूसरी में, तो तीसरी से दूसरी में, चौथी से दूसरी में, पांचवी से दूसरी में, छठवीं से दूसरी में, सातवीं से किसी में भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? बामर सीरीज। ये कैसे भी बना सकते हो, जरूर नहीं है कि आप यहीं से शुरू करो, आप यहां से भी शुरू कर सकते थे, ऐसे 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 कहीं से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये बामर सीरीज आ गई। अब तुम फॉर्मूला बनाओगे बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज के लिए ध्यान क्या रखना है, अब दूसरी में आ रहा है, यानी n1 जो है वो 2 हो गया इसके लिए, तो फॉर्मूला हो गया बामर सीरीज का 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। लेकिन अब जो n2 की वैल्यू है वो कहां से शुरू होगी? 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी अब मैं तुमसे कहूं कि बामर सीरीज की चौथी लाइन की बताओ, तो चौथी लाइन का मतलब इसको लोगे तो पहली लाइन, इसको लोगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी, ये ले लो। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, n2 की वैल्यू लिख लो और वहां को कहता है चौथी, दूसरी, तीसरी, उसी में गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, उसी लाइन की निकाल दो। पहली लाइन की निकाल सकते हो, लास्ट लाइन की, यानी शॉर्टेस्ट निकाल सकते हो, लॉन्गेस्ट निकाल सकते हो, अपने आप निकाल दोगे। तो ये जैसे पराबैंगनी भाग में आई है ना, अब जो आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, लाइट 4000 और 8000 से एक तरह से ज्यादा आएगा या इसके क्लोज होगा, तो आप उसको फिर क्या कहोगे? ये अगर इसी के पास आ जाए तो उसको कहोगे दृश्य भाग में। कौन से में कहोगे? दृश्य भाग में। तो अगर 3600 3800 भी आ रहा है तो भी दृश्य में कह सकते हो आप, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती है। तो एक तरह से बामर श्रेणी जो होती है वो कौन से भाग में आती है? ये दृश्य भाग में पड़ती है। अब पार्शियल श्रेणी की बात आई, तो पार्शियल श्रेणी के लिए क्या करेंगे? अब 3 में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन तीसरी ऑर्बिट में आएगा, तो चौथी से तीसरी में आ सकता है, पांचवी से तीसरी में, छठवीं से तीसरी में, सातवीं से तीसरी में, और इसी तरह से ये पार्शियल सीरीज हो गई, ये पार्शियल श्रेणी हो गई। और पार्शियल श्रेणी की हाँ एक बात और बताना भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बामर सीरीज होती है ना, इनकी लाइनों के नाम होते हैं, और किसी सीरीज की लाइनों के नाम नहीं है, इनके नाम होते हैं। पहली लाइन को कहते हैं H अल्फा, दूसरी को H बीटा, तीसरी को H गामा, H डेल्टा डॉट डॉट डॉट। इनसे ज्यादा नहीं पूछेगा कभी भी। अगर तुमसे कभी वो केवल ये पूछ लेता है फाइंड आउट द H अल्फा लाइन, H बीटा लाइन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये है कौन सी लाइन, यानी ये बामर सीरीज की लाइन है। H अल्फा का मतलब पहली, बीटा का मतलब दूसरी, H गामा का मतलब तीसरी, फिर तो निकाल दोगे ना उसकी तरंगदैर्घ्य पूछेगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल के लिए फॉर्मूला क्या बन गया भाई? 1/λ इक्वल टू r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब लेकिन n2 की वैल्यू कहां से कहां तक है? 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही अब ब्रैकेट श्रेणी आएगी आपकी, और पार्शियल श्रेणी कौन से भाग में आएगी? अवरक। कौन से भाग में? ये अवरक, और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगी उसकी, अवरक भाग में पहुंच जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन अब n2 की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी कौन से भाग में होगी? अवरक। और इसके लिए फॉर्मूला अब की बार 1/5 आ जाएगा, और ये भी कौन से भाग में होगी? अवरक। तो रखने के लिए बस ये हो गया, पहली पराबैंगनी, दूसरी दृश्य, और बाकी तीनों सीरीज अवरक भाग में। ठीक है? और जो मेन पॉइंट है वो बस यही पॉइंट है। देखो एक नंबर का, 1 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर बन जाता है इससे, और उसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि इस सीरीज की इस लाइन की तरंगदैर्घ्य बताओ बस। तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ के आओगे। अगर आपने केवल इनके क्रम को याद कर लिया तो तुम फॉर्मूला बना दोगे, क्योंकि 1/λ इक्वल टू 1/n r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। और अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो अब सीरीज के हिसाब से तुम उस फॉर्मूले को बना लोगे, और किसी भी लाइन की पूछी जाए फिर आप उसको सॉल्व कर दो। क्लियर? तो ये और भी आपने बना के नहीं दिखा रहा हूं, आप समझ गए। अब और बनाएंगे तो हम किस तरीके से उसको बना करके दिखा देंगे। ठीक है? दूसरी एक और बात,
एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे उसकी थोड़ी सी मैं डिस्कस करता हूं। हालांकि वो भी बहुत आसान है, पर उसमें क्या है, आपको अपनी तरफ से आर की वैल्यू नहीं लगानी है, बस ये अंतर है उस क्वेश्चन में और इसमें। वो क्या करेगा, वो तुम्हें देगा कुछ, वो कहेगा तुमसे कि लाइमन श्रेणी की पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम है, ये दे देगा तुम्हें। तो बामर सीरीज की तीसरी लाइन की तरंग दैर्घ्य बताओ, ऐसे कहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए ना भाई? एक तरह के क्वेश्चन तो ऐसे होंगे बस कि पास्टन सीरीज की तीसरी लाइन की तरंग दैर्घ्य बताओ, तब आप निकालोगे आर की वैल्यू तुम्हें लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कहता है कि लाइमन सीरीज की पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो पास्टन सीरीज की तीसरी लाइन की तरंग दैर्घ्य निकालो, तो फिर तुम्हें आर की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप आर की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से बनाओगे और फिर उसमें पुट कर दोगे। ये काम करना है बस आपको। देखिए क्वेश्चन मान लो आपका ये है, लाइमन श्रेणी की पहली लाइन की तरंग दैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम है, तो पास्टन श्रेणी की तीसरी लाइन निकालिए। बस मैंने शॉर्ट में कह दिया, तीसरी लाइन निकालिए। अब आप करोगे क्या, आप पहले लाइन में श्रेणी दी है तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाओगे। तो आप लाइन में श्रेणी के लिए लिखोगे 1/λ = r 1/1 का स्क्वायर माइनस कौन सी लाइन है भाई, पहली। तो पहली के लिए n2 की जगह कितना आता था, 2। तो आपका 1/, कितना दिया है 912, तो लैम्डा की जगह 912, r 1 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 3r/4। तो चाहो तो यहां से r की वैल्यू निकाल लेना, अदरवाइज इक्वेशन बना के ऐसे ही छोड़ देना, डिवाइड कर लेंगे बाद में। मान लो आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हो गया 1/912, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में है, इक्वल टू 3r/4 समीकरण नंबर 1। अब एक तरीका था r की वैल्यू निकाल लो, एक तरीका था इक्वेशन बना के छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन देता है कि एक सीरीज की लाइन दे दी और दूसरी की पूछ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। फिर तो आपने इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब पास्टन श्रेणी की तीसरी लाइन, अब आप देखोगे पास्टन कौन सी है, लाइमन बामर पास्टन, यानी तीसरी। तो अब फॉर्मूला लगेगा 1/λ = r 1/3 का स्क्वायर। सही है ना? अब पास्टन श्रेणी की तीसरी लाइन, अब इसका मतलब n2 जो होगा वो 4 से शुरू होगा, और 4 5 6, तो तीसरी लाइन के लिए यानी 6 लिया जाएगा। समझ गए ना बात को? इसका मतलब -1/6 का स्क्वायर। 1/λ निकालना है, r 1/9 माइनस 1/36। एलसीएम आपका 9 चौक 36, 36 ही आ जाएगा। 36 माइनस 9 27 हो जाएगा। r है ये, तो 1/λ की जो वैल्यू आ गई आपकी, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 9 3 27, 9 चौक 36। तो 1/λ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3r/4 समीकरण नंबर 2। अब अगर आप इससे r की वैल्यू निकाल लेते, सेम आ गई क्या, सेम तो नहीं आनी चाहिए, ये से पहले 27 नहीं आएगा सर। एक बार देखो कितना आएगा, 29 27 9 3/36 आएगा, 3/36 आएगा सर। एलसीएम गलती हो गई, लाजिक से 4 एलसीएम कितना आया, 3 का तो 9 ही आएगा, 36 आएगा, 4 माइनस 1 होगा सर, 3 आएगा, 3/36। अच्छा 3/36 है ना। चलिए कोई बात नहीं, 3/36, तो 3/36 का मतलब हो गया 12/36, तो r/, यही होगा ना, सही है ना, r/12 ये आ गया। तो मेन टारगेट क्या है कि या तो r की वैल्यू निकाल के यहां रख लो, यानी अब तुम्हें जरूरत नहीं है उस r को 912 लगाने की। अब क्या करोगे, या तो डिवाइड कर लो, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1/912 और बटे 1/λ इक्वल 3r/4 और r/4
12। सही है, ये ऊपर लैम्डा बटे 912, आर से आर कट गया, ये नीचे ये ऊपर, तो 3 गुणा 12 बटे 4, 4 3 12, 3 का 9, लैम्डा इक्वल हो गया 912 गुणा 9, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा आपका। तो दोनों तरीके क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सीधे सीधे किसी लाइन की वेवलेंथ पूछेगा, तुम्हें आर की वैल्यू लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे दे देता है कि इस लाइन की तरंगदैर्घ्य ये है, इसकी निकालो, तो तुम्हें फिर आर लगाना नहीं अपनी तरफ से, बल्कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से अब देखिए, अब कुछ हम बात करें ऊर्जा स्तरों की, क्योंकि ऊर्जा स्तर भी हमारा सिलेबस में है। और ऊर्जा स्तरों के साथ साथ 2 पॉइंट और आते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखे हो, पर फिर भी उसको समझने की जरूरत है। एक आयनन विभव, एक उत्तेजन विभव, एक आयनन ऊर्जा, एक उत्तेजन ऊर्जा, ये टॉपिक और हैं और बड़े आसान, बहुत ही सिंपल। ठीक है, देखिए एक तो हमें समझना है इसमें ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तरों की बात आप कर रही हैं। ऊर्जा स्तर के लिए आपको ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऊर्जा का फॉर्मूला है En, हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और वो भी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मान लो ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा है, और लंबा कर देते चलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और ऐसे जा रहे डॉट 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 डॉट, और ये अनंत वाला। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट ऊर्जा स्तर है तो उसकी ऊर्जा लिख लेना उसमें, जब ऊर्जा स्तरों की बात करें। इसका मतलब इसकी ऊर्जा होगी E1। अब E1 की वैल्यू कहां से लाओगे? इस फॉर्मूले में n की जगह 1 लगाकर। तो n की जगह 1 लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2, अब n की जगह 2 लगा देना, 2 दूनी 4, 4 का भाग दोगे 4 × 12, 1 बचेगा, 4 चौक 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तीसरा, तीसरे में 3 लगाओगे, 3 का 9, 9 × 9, 4 बचेंगे, 9 × 5 45, तो E3 जो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे को लोगों 4 चौक 16, 16 से लगभग 0.8 के आसपास आएगा, क्योंकि 16 8 128, सही है ना? तो E4 = 0.81, या और भी कुछ हो सकता है, मैंने एकदम रट नहीं रखा उसको। और इसी तरह से आप हर ऊर्जा स्तर की एनर्जी निकाल लोगे, बताओ कोई परेशानी है? निकल के आ जाएगी हर ऊर्जा स्तर की, और लास्ट में E∞ = 0, लास्ट वाले की 0 हो जाएगी। अगर आप ऊर्जा स्तरों में सीरीज दिखाना चाहते हो, मैंने कहा था ना कि सीरीज 2 तरह से बनाते हैं, एक तो ऑर्बिटों में ऐसे दिखा करके, और एक ऊर्जा स्तरों में। अगर आप ऊर्जा स्तरों में सीरीज दिखाना चाहते हो तो फर्स्ट ऊर्जा स्तर में जब भी किसी हायर से आता है तो सीरीज होती है आपकी लाइनमैन। और ये लास्ट, ये आपकी हो गई लाइनमैन श्रेणी। बात समझ में आ गई कि नहीं? पास्चन के लिए किसमें आना चाहिए? दूसरे में। तो दूसरे में, यानी तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, ये आपकी हो गई लाइनमैन बामर श्रेणी हो गई, सही है? अब पास्चन के लिए किसमें आना चाहिए? तीसरे में। और पास ले लेता हूं क्योंकि अभी कई सीरीज है। ये हो गई आपकी पास्चन। अब रह गई ब्रैकेट।
ब्रैकेट के लिए किसमें आना चाहिए? चौथे में। और फिर फुल यानी 5वें में। तो इस तरीके से आपने ऊर्जा स्तरों के रूप में सीरीज को शो कर दिया। ठीक है, अब यहां और भी थोड़ी सी हमें चीजें समझनी है। एक तो ऊर्जा स्तर समझ लिए, साथ ही साथ आयनन विभव, उत्तेजन विभव, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, इन शब्दों को हमें समझना होगा। और कुछ क्वेश्चन जो आते हैं इस तरह के जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो वाली बात समझनी है बस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आयनन ऊर्जा और एक आयनन विभव। फिर हम बात करते हैं उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। ठीक है, शब्दों को समझने की कोशिश करिए। देखिए आयनन किसको कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में कि कोई भी परमाणु है वो आयनित कब हो जाता है। जैसे आपने अभी हीलियम लिया और हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के भेज दिया तो He+ हो गया, यानी आयनन हो गया, आयनित हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के कहां चला जाए? अनंत में, उसकी ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए, किसी भी ऑर्बिट में न रहे, उसको कहते हैं आयनन होना, आयनित होना। और उत्तेजन किसको कहते हैं? किसी लोअर ऑर्बिट से किसी भी हायर में चला जाए वो उत्तेजित होता है। तो पहले दोनों शब्दों को समझो बस। आयनित का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से या ऑर्बिट से निकल के इनफाइनाइट वाले पे चला गया। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उसको परमाणु को छोड़ के चला गया, इसीलिए तो उसकी ऊर्जा को जीरो कह रहे हो आप। तो आयनन का मतलब है अनंत पे जाना। और उत्तेजन, उत्तेजन तुम समझ रहे होंगे शब्द को, इसीलिए तो एटम को उत्तेजित अवस्था में कहा जाता था जब किसी लोअर से किसी हायर में चला जाता है। तो किसी भी लोअर से किसी भी हायर में जाना उत्तेजित। अब सिंपल सी बात है, अब ये यहां बंधा हुआ है नेगेटिव एनर्जी के साथ। और देखो आप एनर्जियों को देखो थोड़ा सा, यहां -13 है, यहां -3 है, यानी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अनंत पर 0 है, यानी वो और ज्यादा बढ़ गई है। नेगेटिव में एनर्जी होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, बाउंड है। आप अगर उसको उसके बाउंडेशन से मुक्त करना चाहते हो, फ्री करना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी ऊर्जा को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनफाइनाइट पे ऊर्जा क्या होती है? 0। और 0 करने के लिए तुम्हें उसको धनात्मक ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो मैं तुमसे कहूं कि अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में है तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? तुम कह दोगे +13.6, क्योंकि कितनी है उसकी? पहले में कितनी होती है? -13.6। और तुम्हें करनी है कितनी उसकी? आयनन के लिए 0। इसका मतलब 0 कब होगा? जब -13.6 में प्लस का 13.6 जोड़ दोगे तभी तो 0 होगा। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। मान लो एक न्यूमेरिकल आया था छोटा सा कि इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा स्तर में है या इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो उसकी आयनन ऊर्जा बताइए। तो आपने निकाल लिया कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें उसको 0 करना है आयनन के लिए। इसका मतलब +13.6 दे देंगे तभी तो 0 होगा। सॉल्व हो। तो आयनन ऊर्जा किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को उसकी ऊर्जा स्तर से अनंत पे भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। और उत्तेजन ऊर्जा किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को, अब वो जिसमें भी है, से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? तो आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा दोनों समझ गए आप। अब रह गए विभव। देखिए एक चीज जानते हो आप, जब हम किसी आवेशित कण को ऊर्जा देते हैं ना तो ऊर्जा नहीं दी जाती, बल्कि उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, उसको विभवांतर दिया जाता है। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि V = W/Q, तो W होता है Q × V। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करो तो आप उसको V वोल्ट से त्वरित कर दो तो उस पर वर्क हो जाएगा QV के बराबर। समझ गए ना? इसका मतलब ये हुआ वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो वहां वर्षन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? E × V, और इसी को तो EV कहते हैं।
यानी अगर ये ऊर्जा है तो ई भी है, और अगर ये पोटेंशियल है तो वोल्ट है। इसका मतलब जितनी आयनन ऊर्जा होगी, अगर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करोगे तो वो आयनन ऊर्जा है, लेकिन अगर उसको वोल्ट में कह दोगे तो वो आयनन विभव है। और ऐसे ही उत्तेजन, जैसे तुम्हें जरूरत है मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की, इसका मतलब 13.6 वोल्ट से त्वरित कर दो, उसको मिल गई इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। भाई आपने किसी इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट विभवांतर कर दे दिया, तो बताओ कितना बार किया, तो W = E × 13.6 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 13.6, और E को V के साथ लगा दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा बन गई। तो वोल्ट में मेजर कर रहे हो उसी चीज को तो वो विभव है, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हो तो वो ऊर्जा है। बस ये अंतर रखना है आपको। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, अब न्यूमेरिकल बताते हैं। तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि वो परमाणु को छोड़ के अनंत में चला जाए, आयनन ऊर्जा। किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह विभवांतर जिससे कि वो परमाणु को छोड़ के अनंत में चला जाए, आयनन विभव। सही है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिया गया कि भाई दी गई वह ऊर्जा जिससे वो अपनी या तो कहिए ऑर्बिट को छोड़ करके या ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, उत्तेजन ऊर्जा। और दिया गया वो विभव, उत्तेजन विभव। बात क्लियर? अब आते हैं न्यूमेरिकलों पे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व की जाती है। मान लो उसने कह दिया क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन तीसरी ऊर्जा स्तर में है या तीसरी ऑर्बिट में है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बस एक ही चीज है, आपको यह पता लगाना है कि वो है कहां, और वो बताएगा, तुम्हें हिंट देगा कि कहां है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन तीसरी ऊर्जा स्तर में है या तीसरी कक्षा में है, कुछ भी कह सकता है। तो तुम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन है कहां, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। अब तुम खुद बताओगे इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन यहां पे था, उसकी ऊर्जा इतनी थी, अब बस वो ये पूछ रहा है तो उसकी आयनन ऊर्जा बताइए, कितनी हो गई? 1.51 बस इलेक्ट्रॉन को। और अगर वो कहे कि आयनन विभव बताइए तो प्लस का 1.51 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लगाओगे, ऊर्जा पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और विभव पूछे तो वोल्ट। बात समझ आ गई कि नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो वो यहीं पर है, अब लेकिन वो पूछना चाहता है कि उसका उत्तेजन विभव, उसको पांचवी उसमें भेजने के लिए उत्तेजन ऊर्जा बताइए। तो तीसरी में है और तीसरी में से पांचवी में भेजना चाह रहे हो, और फिर कह रहे हो कि अब उसकी उत्तेजन ऊर्जा बताओ। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पहले E5 निकालना पड़ेगा। अब E5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के 13.6/5 यानी 25। सही है ना? 25 का तो माइनस 25 का भाग देंगे भाई 1 में जानेगा 0.05, तो 0 यानी 0.05, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं सर, 0.5 आएगा। 1 में क्या नहीं 0.03 पॉइंट तो वो लगा हुआ है, तो कितना आ गया 25 पंजे 125। 0.5 आएगा, 0.5 इतना नहीं आएगा शायद, 0.05 बता रहे हो ना? ये सर नहीं सर, 0.5 आएगा। भाई आप 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 1 2 तो 1.25 हो गया ये तो, जबकि आना चाहिए 13.6 सर 0.5 0.5 के आसपास आना चाहिए ना। 0.5 भाई पहले आप 13 में दोगे, 13 में भाग जा नहीं जा रहा, सही है ना? 13 में भाग नहीं जा रहा, तो आपने क्या लगा लिया, फिर पॉइंट लगा करके 6 को उतार लिया। अब 25 पंजे 125, सही है ना? 25 पंजे 125, कितनी बची अब 11, और फिर 25 चौके 100 लगभग, तो 0.54 के आसपास आएगा ना। ठीक है, तो ये आया माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दो करना क्या होता है इसमें, आप निकालना चाहते हो इसकी आयनन उत्तेजन ऊर्जा। वास्तव में उत्तेजन ऊर्जा का मतलब ये है, अगर आयनन ऊर्जा निकालनी है तो आप किससे किस में भेज रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल माइनस, जैसे आयनन ऊर्जा निकाली तो वास्तव में आपने उसको प्लस क्यों कह दिया इतना, रियल में फॉर्मूला पता है क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहां भेजते हैं उस वाली ऊर्जा स्तर, उसकी ऊर्जा में से जहां पे है उसको घटा दो। तो आप पहले में था तो आप लिख देते थे E इनफाइनाइट माइनस E1,
अब ये इनफाइनाइट 0 था, माइनस इसकी वैल्यू माइनस के 13.6 थी, तो वो कितना आ गया प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझिए कि नहीं? तो क्या कर देते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अब क्या है, तो अब आप क्या लिखोगे इसकी उत्तेजन ऊर्जा, आप लिखोगे E5 माइनस E3। अब E5 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5.4, माइनस अपनी जगह, E3 की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ सॉल्व कर लोगे कि नहीं, माइनस के 5 ये 0.5 हो रहा है, सही है ना? अब सॉल्व कर लोगे कि नहीं, और प्लस में आंसर आ जाएगा। तो ये होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दोगे तो ये उत्तेजन ऊर्जा, और इसे वोल्ट में लिख दोगे तो ये उत्तेजन विभव। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? इसके अलावा तो अब मैं समझता हूं आप आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां है और उसको जाना कहां है। अगर आयनन करने की बात कर रहा है तब तो वो बताएगा नहीं, तुम अपने आप समझ जाओगे कि अनंत में भेजना है। लेकिन उत्तेजन की बात होगी तो वो बताएगा तुम्हें कि कहां भेजना है। ठीक है? अब दूसरी बात एक और, कभी कभी बच्चा क्या करता है, ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कहां है। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां है? तीसरी में, बिल्कुल सही। मैंने क्वेश्चन कहा है इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था किसको कहती हो भाई? अगर पहली से दूसरी में जाएगा तभी तो प्रथम उत्तेजित अवस्था कही जाएगी। तो उत्तेजित, अगर वो देखो दोनों लैंग्वेज को समझो, अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन दूसरी अवस्था में है तो n = 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरी में ही है। लेकिन अगर वो कहता है दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो दूसरी उत्तेजित यानी यहां से यहां जाएगा तो पहली, और यहां से यहां जाएगा तो दूसरी। तो बात को समझ गए कि नहीं? तो ये हिसाब लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें गलती है तो कुछ नहीं ऐसा, बस इसमें गलती ना हो जाए आपसे। अगर वो कहता है कि 5वीं उत्तेजित अवस्था में है, इसका मतलब 6वीं में है, फिर वो n = 6 है, फिर तो तुम हिसाब लगा लोगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बस एक ये ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात, एक क्वेश्चन कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन क्या आता है, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। और वो क्या है, कभी कभी क्या है होता है, वो तुमसे पूछता है रेखाओं की संख्या, यानी जो लाइंस मिल रही हैं हमें, उनकी संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन चौथी अवस्था में है, या उत्तेजित करके भी कह सकता था वो कि इलेक्ट्रॉन चौथी उत्तेजित अवस्था में, तो तुम कह लोगे कि 5वीं में है, यानी वो तो तुम पता लगा लोगे ना कहां पे है, तो वो तो तुम पता लगा लोगे। लेकिन फिर पूछेगा तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए, तो ये ध्यान देना है। जैसे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन 5वीं अवस्था में है, तो 1 2 3 4 5, यानी यहां पे है इलेक्ट्रॉन। अब वो तुमसे कहेगा तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। अब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है, पॉसिबल संख्या, उसको देखो। अगर 5वीं में होगा, भाई स्पेक्ट्रमी रेखा कब मिलती है, जब किसी भी हायर से किसी लोअर में जाएगा तभी तो रेखा मिलेगी आपको। तो अब 5वीं से कहां आ सकता है, चौथी में भी आ सकता है। 5वीं से कहां जा सकता है, 5वीं से कहां जा सकता है, 5वीं से कहां जा सकता है। इतना करके मत छोड़ देना, क्योंकि इतना करके छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। कितनी लाइन आई, 4, तो आंसर 4 नहीं है इसका। बल्कि अब जब 5वीं से चौथी में आया तो अब वो चौथी में भी तो पोजीशन बन गई उसकी, अब चौथी से भी तो जा सकता है ना, फिर इसका मतलब चौथी से फिर कहां जा सकता है, कितनी हो गई। लेकिन अभी इतना करके मत छोड़ देना। अच्छा, इसके लिए मैं एक तुम्हें फॉर्मूला और बता देता हूं। वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को समझ लो पहले। अगर कभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या आ जाए तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या के लिए आप फॉर्मूला लगा देना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बराबर n-1/2। n का मतलब वो जहां पे है वो n है, तो कौन सी में था, 5वीं में था ना। तो आप करोगे 5 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 4/2, 4 दूनी 5 दूनी कितनी आएंगी, 10। कितनी आएंगी, 10। अब कितनी हो गई ये, अभी 7 हुई। अब ध्यान दो, अब जैसे वो यहां से यहां आया
भाई यहाँ से यहाँ आ गया ना, या जैसे तुमने इससे तो पता लगा ली, इससे तो ये 3 और आ गए। अब जब वो यहाँ था तो यहाँ से भी तो आ सकता है इसमें, और या फिर इसमें, और एक ये जो आया तो इससे भी तो आ सकता था, फिर क्या इसमें। तो कितनी हो गई अब टोटल? 10 हो गई। तो या तो वैसे करके हिसाब लगाओ, लेकिन उस हिसाब में आपसे गलती हो सकती है, इसलिए इस फॉर्मूले को लगाओ n(n-1/2). ठीक है, तो इससे आपकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। और इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। न्यूक्लियस के चैप्टर में वैसे अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का चैप्टर है। अगर मुझे कल टाइम मिल गया तो कल मैं उसका वीडियो डाल दूंगा घर पे बना करके, ठीक है। नहीं मिला तो तुम्हें सोमवार को आ जाना है, 1 दिन में करा दूंगा उसको, ठीक है।